हे गाइस, वेलकम टू प्रीलिम्स वर्क। हमारी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का यह हमारा छठा लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर 6 को कवर करेंगे, जो कि है ऑन सिटीजनशिप। देखिए, सिटीजनशिप जो है वो कवर होता है पार्ट 2 के अंदर, जिसमें आते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ओके, सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये है भारत का पासपोर्ट। ओके, सो सिटीजनशिप एक्वायर कैसे करते हैं, सिटीजनशिप एबॉलिश कैसे हो सकती है, ये जो भी चीज़ें वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में हम आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक देखेंगे। देन पीओआई मतलब क्या होता है, ओसीआई मतलब क्या होता है, पर्सन्स विथ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, देन एनआरआईज नॉन रेसिडेंट इंडियन क्या होते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब बनाया जाता है, तो 9 जनवरी। ओके, हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, तो जो भारत के जो भी सिटीजन्स है, ओके, आउटसाइड इंडिया जो भी सिटीजन्स है, उनके द्वारा भारत के डेवलपमेंट में जो योगदान दिया जाता है, उसको कमेमोरेट करने के लिए हम 9 जन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ महात्मा गांधी जी जब 9 जन 1915 को भारत में लौटे थे, तो उस डे को कमेमोरेट करने के लिए भी हम प्रवासी भारतीय दिवस को मनाते हैं। ओके, देन इस चैप्टर में हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देखेंगे। एक जो सीएए बिल पारित हुआ था 2019 में, ओके, सीएए एक्ट आया था 2019 में, उसके कंसर्न्स क्या है वो देखेंगे। सीएए मतलब क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, ये जो आया था 2019 में, इसको हम देखेंगे। देन गवर्नमेंट टेक क्या है ऑन सीए, गवर्नमेंट क्या कहती है अबाउट सीए, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो ये जो इश्यूज है, ये करंट मतलब अभी 2-3 सालों में जो है ये है, और दिस इज अ स्टैटिक पार्ट। ओके, सो सिटीजनशिप जो है, मेरा तो मानना ये होगा कि आप जो स्टैटिक है वो एम लक्ष्मीकांत से पढ़िए, और जो रिसेंटली अपडेटेड अमेंडेड जो एक्ट है ऑफ 2019, उसे आप करंट में से पढ़िए। ओके, देन व्हाट इज मीन बाय सिटीजनशिप। ओके, लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, इंडिया हैज टू काइंड्स ऑफ पीपल, दैट आर सिटीजन्स एंड एलियंस। किसी भी जो मॉडर्न सभ्यता होती है, मॉडर्न स्टेट्स होते हैं, उसी प्रकार से इंडिया में भी दो प्रकार के पीपल रहते हैं, पब्लिक होती है दो प्रकार की, एक तो सिटीजन्स होते हैं इंडिया के, या फिर एलियंस होते हैं। सिटीजन्स आर फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ओ एलिजेंस टू इट। ओके, दे एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिटीजन्स वो होते हैं जो सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं। पॉलिटिकल राइट्स मीन्स जैसे कि वोट देना एक हमारा अधिकार है। ओके, तो एक हमारा पॉलिटिकल राइट हो गया। हम किसी भी ऑफिस में जा सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। ओके, पब्लिक ऑफिस जो भी होगा उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्टर ऑफिस में जाने का हमारा अधिकार है, हम जा सकते हैं। किसी भी पब्लिक ऑफिस में हम जा सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक के लिए ओपन होते हैं। ओके, वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। देन एलियंस जो है, एलियंस मीन्स व्हाट, जो इंडियन नहीं है, दोज हु आर नॉट इंडियन सिटीजन्स ऑन द अदर हैंड आर द सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट, किसी और राज्य के, किसी और देश के सिटीजन्स होते हैं, एंड हेंस डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सभी प्रकार के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स वो एंजॉय नहीं कर पाते, कुछ एंजॉय कर सकते हैं बट सभी नहीं। ओके, तो कौन कौन से राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए बने हैं, और कौन कौन से राइट्स सिर्फ फॉरेनर्स के लिए बने हैं, ये हम आगे देखेंगे। दे आर ऑफ टू कैटेगरीज, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। अब एलियंस भी जो है ना, वो दो प्रकार के होते हैं।
फ्रेंडली एंड एनिमी एलियंस। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का अगर कोई सिटीजन है, ओके, तो वो हमारे लिए एनिमी एलियन हो गया। या फिर किसी भी सरकार के साथ, किसी भी राष्ट्र के साथ अगर हमारा युद्ध चल रहा है, तो उस टाइम पर उस राष्ट्र का जो भी सिटीजन होगा वो हमारे लिए एक एनिमी एलियन होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना का अगर युद्ध छिड़ गया है, तो चाइनीज जो नेशनल होंगे उस टाइम पर वो आर द एनिमी एलियंस फॉर इंडिया। ओके, so all other rights except article 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है आर एंजॉयड बाय द एलियंस। ओके, ये देखिए, ये सुंदर एक इमेज है एलियंस की। तो एलियंस इस प्रकार से एलियंस नहीं होते हैं जो भी फॉरेन नेशनल्स हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, हमारे इंडिया के सिटीजन्स नहीं है। ओके, उनके पास अगर हमारा इंडियन पासपोर्ट नहीं है, if they are not the citizens of India, then they are called as aliens for us. Okay, so ये जो aliens है, जो भी नॉन इंडियन सिटीजन्स है, उनके पास 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30, ओके, 15 एंड 16, 29 एंड 30 एंड 19, ये जो अधिकार है इनको छोड़कर बाकी सारे जो राइट्स है वो ये एंजॉय कर सकते हैं। ओके, हाउएवर enemy aliens they do not enjoy protection against arrest and detention। ओके, जो कि आर्टिकल 22 हमें देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि हमें अरेस्ट और डिटेन कोई कर नहीं सकता है बिना किसी वारंट के या बिना किसी जानकारी के। तो ये जो भी राइट है ये एनिमी एलियंस के अगेंस्ट नहीं होता है। ओके, मतलब एनिमी एलियंस इसको एंजॉय नहीं कर सकते, वो ये नहीं कह सकते कि हमें कैसे अरेस्ट कर लिया, ओके, बिना किसी जानकारी के। In India, both a citizen by birth as well as a naturalized citizen are eligible for the office of president। ओके, जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, राष्ट्रपति जी का भवन, उसमें सिटीजन ऑफ इंडिया जो बाय बर्थ सिटीजन है या फिर नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया से कोई अगर सिटीजन बना है, मतलब गवर्नमेंट को अप्लाई करके अगर कोई सिटीजन बना है, सिटीजनशिप के लिए अगर किसी ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें सिटीजनशिप दे दी इंडिया की, तो दोनों जो बाय बर्थ जिनका यहाँ पर जन्म हुआ है इंडिया में और जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अर्जी लगाकर अगर इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की है, तो दोनों के लिए प्रेसिडेंट के जो भवन है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वो खुला होता है। लेकिन इन यूएसए ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, तो भारत में तो दोनों प्रकार के अगर आपके पास सिटीजनशिप है, अगर आप यहाँ पर आपका जन्म हुआ है या फिर आपने एप्लीकेशन के द्वारा गवर्नमेंट से सिटीजनशिप ली है, तो आपको प्रेसिडेंट के ऑफिस का अधिकार है, आप जा सकते हो। यूएसए में वैसा नहीं है, जिनका सिर्फ जन्म यूएसए में हुआ है वही सिर्फ उन्हीं के लिए प्रेसिडेंट ऑफिस खुला रहेगा। ओके, और नेचुरलाइजेशन से मतलब वहाँ पर जाकर अप्लाई करने के बाद, वहाँ पर 5-6 साल रहने के बाद अगर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, तो तब आपके लिए जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है व्हाइट हाउस, ये खुला नहीं रहेगा, मतलब इसका आपको एक्सेस नहीं होगा। फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड डिनाइज द सेम टू एलियंस। अब ऐसे राइट जो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है और डिनाई करते हैं सेम टू एलियंस, मतलब जो एलियंस है उनके लिए नहीं है। ओके, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए कौन से एक्ट से, तो हमने अभी देखा कि 15, 16, 19, देन 29 एंड 30। अब इसमें क्या है कि जो 15 है वो हम सबको पता है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, RRCSP, RRCSP। ओके, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इस बेसिस पर हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है इन ग्राउंड्स पर। तो ये जो अधिकार है ये हमारा फंडामेंटल अधिकार है और ये हमें संविधान के आर्टिकल 15 के तहत मिला है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को बिलोंग करता है। सिटीजन ऑफ इंडिया ही इसे एंजॉय कर सकते हैं। देन जो आर्टिकल 16 है जो कि हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है, तो वो कहता है कि राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट
मतलब फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम है, तो सिविल सर्विसेज की एग्जाम जो है वो हम सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है। ओके, वी ओनली कैन गिव दिस एग्जाम। तो ये जो क्राइटेरिया है वो क्यों होता है, क्योंकि आर्टिकल 16 सिर्फ और सिर्फ हम सिटीजन ऑफ इंडिया ही एंजॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है हमारे संविधान द्वारा, राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये हमें प्रदान की है आर्टिकल 16 द्वारा। ओके, देन आर्टिकल जो 19 है ये क्या कहता है कि हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। 6 अलग अलग प्रकार के राइट है कि आप स्पीच दे सकते हो फ्रीली, एक्सप्रेस कर सकते हो खुद को, असेंबली बुला सकते हो 3 या 4 लोगों की। ओके, वहां पर एसोसिएशन बना सकते हो एक, आप फ्रीली कहीं पर भी मूव कर सकते हो विद इन इंडिया। ओके, रिसाइड कर सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, कुछ भी प्रोफेशन आप, कोई भी उद्योग धंधा आप कर सकते हो। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाकर ये नहीं बोल सकते कि मैं डॉक्टर का धंधा खोल दूंगा, कोई हॉस्पिटल लगा दूंगा, उसके लिए आपको एकेडमिक डिस्टिंक्शन ही लेना पड़ेगा, डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी। लेकिन जो बाकी के छोटे मोटे धंधे वो आप कर सकते हो, बाकी की सब प्रोफेशंस आप कर सकते हो। ओके, तो ये हमें आर्टिकल 19 के तहत मिलता है। तो ये जो राइट है ये सिटीजन ऑफ इंडिया को लागू होता है, वो एंजॉय कर सकते हैं। देन आर्टिकल 29 और 30 में क्या है कि जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं, ओके, तो वो हमारा कल्चर हम संजो के रख सकते हैं। हमारे एजुकेशनल जो राइट्स है वो आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत हमें मिलते हैं, और वो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए होते हैं। देन और भी कई राइट जो है, फॉर एग्जाम्पल जो लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके जो हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, उसमें वोट करने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है। देन राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, वोट करने का अधिकार तो है, लेकिन इलेक्शन में खड़े होने का भी जो अधिकार है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है। देन एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टन पब्लिक ऑफिसेस, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। होल्ड मतलब प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है वहां पर प्रेसिडेंट बनना, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है ऑफ इंडिया, देन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, गवर्नर, देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये जो सभी पद है ना, ये भी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए दिए गए हैं। इनको सिटीजन ऑफ इंडिया ही एंजॉय कर सकते हैं। मतलब कल को जाकर कोई सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो कोई और सिटीजन, मतलब और कंट्री का कोई सिटीजन आकर सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता है, या कोई हाई कोर्ट जो है उसका जज नहीं बन सकता है, या फिर किसी स्टेट का गवर्नर नहीं बन सकता है। उसके लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। इन इंडिया बोथ अ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये तो आपने अभी कवर कर लिया था कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वहां पर आप, उसके लिए आप एलिजिबल हो, मतलब आप प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन यूएसए में वैसा नहीं है, अगर आप बाय बर्थ वहां के सिटीजन नहीं हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए। ओके, मतलब आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो फिर। देन आर्टिकल 5 से लेकर 11 जो है अंडर पार्ट 2, ये हमें बताते हैं सिटीजनशिप के बारे में। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ना सिटीजनशिप के, वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 में दिए गए अंडर पार्ट 2, याद रखिए। इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। अब ये क्या करते हैं आर्टिकल, ये सिर्फ हमें ये बताते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया गया था, तब वहां पर कौन कौन सिटीजन ऑफ इंडिया थे, ये सिर्फ इतनी ही बात आइडेंटिफाई करते हैं। उस टाइम पर कौन सिटीजन था। नेदर एनी परमानेंट नॉर एनी इलॉबरेट प्रोविजंस। अब जो सिटीजनशिप है उसके बारे में कोई भी परमानेंट या कोई भी इलॉबरेट प्रोविजंस नहीं दिए गए, मतलब परमानेंट वो ही सिटीजन ऑफ इंडिया रहेंगे ऐसा नहीं है, उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट। लागू होने के बाद, हमारा जो संविधान लागू हुआ था उसके बाद क्या एक्विजिशन के प्रॉब्लम होंगे या फिर सिटीजनशिप का लॉस कैसे होगा, इसके बारे में इन आर्टिकल्स में नहीं बताया। ओके, तो एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एनेक्ट अ लॉ ऑन मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। लेकिन इसमें पार्लियामेंट एक लॉ बना सकती है
सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे उस पर, ऐसा कहा गया है। देन पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 व्हिच हैज बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जैसे कि संविधान ने पावर दी है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है सिटीजनशिप के जो भी मैटर होंगे उसको डील करने के लिए, इस वजह से पार्लियामेंट ने क्या किया कि 1955 में एक लॉ बनाया जिसको हम सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं, और बार बार उसको ही फिर हम अमेंड करते चले गए। अब जो लेटेस्ट है वो है 2019 का CAA, ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो हमें अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना है तो हमें 1955 का पढ़ना होगा और एक लेटेस्ट 2019 का पढ़ना होगा। बाकी के जो अमेंडेड है वो हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पूरी की पूरी बुक खोलकर पूरे के पूरे लॉज पढ़ने मत बैठिए, सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 पढ़िए। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था तो उस टाइम पर क्या लॉज थे, 1955 में क्या थे और 2019 में क्या उसमें चेंजेस हुए, इतना ही हमें पढ़ना है। देन सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 26, 1950 अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान जो है वो बना था तो उस टाइम पर कौन सिटीजन ऑफ इंडिया था, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। देखिए, अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया ऑल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ द थ्री कंडीशन। पहला तो वो पर्सन जो इंडिया का डोमिसाइल होगा और उसके साथ साथ ये तीन कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो वो 26 जनवरी 1950 को हमारे इंडिया का सिटीजन था। तो एक तो वो डोमिसाइल ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, एक तो उसका जो जन्म है वो इंडिया में होना चाहिए, या फिर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, उसमें उसके जो भी दो पेरेंट्स है उसमें से कोई भी एक जो है वो इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। या तो वो खुद बॉर्न होगा, उसका जन्म खुद इंडिया में हुआ होगा, या फिर उसके पेरेंट में से किसी एक का जन्म इंडिया में हुआ होगा, या फिर ही हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके 5 साल पहले, मतलब 1945 से वो इंडिया में रहना चाहिए। ओके, तो तीन चीजें हैं। जब वो डोमिसाइल इन इंडिया अगर होगा, ओके, मतलब इंडिया का वो नागरिक है, तो उसके लिए क्या है कि उसको खुद उसका जन्म यहाँ पर होना चाहिए, या फिर उसके पेरेंट्स का जन्म यहाँ पर होना चाहिए, दोनों में से किसी भी एक का, या तो फिर वो 1945 से इंडिया में रहना चाहिए। ओके, 5 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया में आ चुका है एंड ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस। अगर कोई, जैसे आप सभी को पता होगा कि 1947 में क्या हुआ था, पाकिस्तान और भारत दो नेशन बन गए थे। कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए थे बंटवारे के बाद, लेकिन वहां पर उनके साथ जब अन्याय हुआ तो वो फिर से इंडिया में आ गए। तो उनके लिए ये लॉ था कि अगर कोई माइग्रेट कर चुका है इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान एंड और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक जन, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी जो है, ओके, मतलब नाना नानी, वो भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए होंगे, ओके, उनका भी जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ होगा, और उसी के साथ ये जो दो कंडीशंस दी है वो अगर वो बंदा फुलफिल करता है तो वो इंडिया का सिटीजन होगा। तो दो कंडीशंस क्या है कि माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, या तो वो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ गया है तो ठीक है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, या फिर अगर वो आफ्टर जुलाई 1948 में अगर आ गया है, he had been registered as a citizen of India. Okay? कब किया जाएगा उसको, बट अ पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली इफ ही हैड बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर हिज रजिस्ट्रेशन। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो उसको 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा जब से उसने एप्लीकेशन किया है, तो उसके बाद वो सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया जाएगा। ओके, देन थर्ड जो केस है उसमें क्या है कि अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1, 1947, अगर मार्च 1947 के बाद कोई अगर भारत में आया है बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रिसेटलमेंट
माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948। देखिए, अगर कोई पाकिस्तान चला गया है इंडिया से मार्च 1 1947 के बाद, लेकिन फिर से भारत आ गया है, फिर से भारत रिसेटल हो चुका है, ओके, बिफोर जुलाई 1940, तो फॉर दिस ही हैड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रोसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सेम केस है कि अगर जुलाई 1948 में अगर वो फिर से रिसेटल होने के लिए भारत में आ गया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन से पहले 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। देन फोर्थ केस है कि अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो खुद बंदा, उसके कोई तो भी पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स अगर भारत में जो अनडिवाइडेड इंडिया था, अखंड भारत था, उसमें अगर उनका जन्म हुआ होगा, बट हु इज ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर अगर रह रहा हो, ठीक है, एन इंडियन सिटीजन if he has been registered as a citizen of India by diplomatic or consular representative of India in the country of his residence whether before or after commencement of the constitution। अगर कोई भी पर्सन जिसके दादा दादी, नाना नानी या कोई भी अगर, या फिर उसके खुद के पेरेंट्स, उनका जन्म भारत में जो भी अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें अगर हुआ होगा, और अभी तो वो बाहर रह रहा है, ओके, आउटसाइड इंडिया है, लेकिन फिर भी वो इंडियन सिटीजन है, ओके, उसका जो भी सिटीजनशिप है वो रजिस्टर्ड है, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा। देन टू सम अप, अब ये सभी को हम एक ही लाइन में सम अप करते हैं कि अब तक हमने क्या देखा। तो अब तक हमने 4 केसेस देखी। एक तो पर्सन खुद डोमाइसाइल इन इंडिया हो, मतलब उसका खुद का जन्म इंडिया में हुआ होगा। देन सेकंड है कि पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, अगर कोई पाकिस्तान से यहाँ पर इंडिया में माइग्रेट होके आया, या फिर पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, पहले तो पाकिस्तान चला गया लेकिन बाद में फिर से रिटर्न आ गया इंडिया में, तो उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। या फिर चौथी केस थी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब अब ये देखिए, ये है इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का तो वो पर्सन है PIO, ओके, लेकिन वो रह रहा है फॉरेन कंट्री में, लेकिन उसके पास सिटीजनशिप इंडियन है, ओके, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, तो उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो 4 केसेस थे। एक तो डोमासाइल इंडिया, जिसका खुद का जन्म यहाँ पर हुआ है या उसके किसी पेरेंट्स का जन्म यहाँ पर हुआ है। एक जो पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट हुआ है। तीसरा, पहले तो पाकिस्तान चला गया पार्टीशन के बाद और लेटर फिर से रिटर्न आ गए भारत में। देन फोर्थ था कि PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं लेकिन उनको भी इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। सो ये 4 केसेस थे। 26 जनवरी 1950 में उन सभी को सिटीजनशिप मिलती थी। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरीली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया से हूँ, ओके, और मैं इंडिया से चला गया अमेरिका में, और अमेरिका में जाकर वहाँ का पासपोर्ट ले लिया, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, तो मेरी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो रद्द हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया कि कोई भी सिटीजन इंडिया से चला जाता है फॉरेन स्टेट में और वहां पर उनकी सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो रद्द हो जाएगी। क्यों ऑटोमेटिकली? क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। ओके, हमारी जो फ्रैटर्निटी है ना, उसको प्रमोट करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंगल सिटीजनशिप जो दी थी, तो वो सिंगल सिटीजनशिप होने के कारण अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करते हो तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो रद्द हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि आपके पास एक से ज्यादा सिटीजनशिप नहीं हो सकती। सेकंड क्या है कि एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बना दिया और कह दिया आगे चलकर कि इस राज्य का जो नागरिक है वो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो उस समय से वो जो पब्लिक होगी वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होगी। मतलब पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप प्रोविजंस बना सकते हो कि कौन सिटीजन ऑफ इंडिया होगा या कौन नहीं होगा। ओके, तो जब तक पार्लियामेंट चाहेगी, जब तक प्रोविजंस है
तब तक आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। देन थर्ड क्या है, पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। तो पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर दी गई है कि आप चाहे जो भी लॉज है वो बना सकते हो कि सिटीजनशिप एक्वायर कैसे हो सकती है, मिल कैसे सकती है, या फिर सिटीजनशिप का टर्मिनेशन मतलब खत्म कैसे की जा सकती है, उसके बारे में जो भी मैटर्स होंगे वो आप ही उसके ऊपर प्रोविजंस बना सकते हो रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। ये पार्लियामेंट को पावर दी गई है संविधान द्वारा। देन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अब जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955 का, वो क्या था वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि 1955 का जो एक्ट है या फिर ये जो पूरा सिटीजनशिप चैप्टर है ना, आपको सिर्फ इसमें से जो मेन पॉइंट्स है वो करने हैं, और जो करंट में अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज आती है, ओके, फॉर एग्जांपल सीए से लेकर कोई न्यूज आती है जो कि 2019 में हुआ था, तो उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज आती है तो 2019 का एक्ट पढ़ना है और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन सिटीजनशिप एक्वायर कैसे की जाती है उसके जो 4-5 मीन्स है उसको आपको ध्यान में रखना है, और सिटीजनशिप का टर्मिनेशन कैसे होता है, ओके, टर्मिनेशन कैसे होता है, तो इसके जो भी मीन्स है वो आपको ध्यान में रखने। तो अब हम देखेंगे कि 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट था उसमें क्या प्रावधान थे। तो ये जो एक्ट था वो प्रोवाइड करता था फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप को आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब भारत का संविधान बना था तो उसके बाद सिटीजनशिप आप एक्वायर मतलब प्राप्त कैसे कर सकते हो इंडिया की, और लूज कैसे कर सकते हो, टर्मिनेट कैसी होगी आपकी सिटीजनशिप, ये इसमें दिया गया था। तो एक्वायर करने के लिए, सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए जो प्रावधान थे वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप इज बाय बर्थ, पहला जो प्रावधान था वो था बाय बर्थ। अगर आपका जन्म हुआ होगा विद इन इंडिया तो आपको ऑब्वियसली सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो उसके प्रावधान क्या थे कि बॉर्न इन इंडिया ऑन और बिफोर जनवरी 26, 1950, क्योंकि उस समय संविधान लागू हुआ था। तो अगर आप 26 जनवरी 1950 के पहले इंडिया में बॉर्न हो और बिफोर जुलाई 1, 1987, 26 जनवरी के बाद लेकिन जुलाई 1, 1987 के पहले, ओके, या तो इससे पहले हो या फिर इसके बाद में हो लेकिन 1987 से पहले हो, ओके। तो कहने का अर्थ सिंपल है कि 1987 से पहले अगर आप बॉर्न हो गए हो इंडिया में तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, चाहे आपकी नेशनलिटी जो हो आपके पेरेंट्स की कुछ भी हो, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है उसके पेरेंट्स इंग्लैंड में रहते लेकिन 1987 से पहले उसका जन्म जो है वो इंडिया में हुआ होगा तो वो इंडियन सिटीजन करार दिया जाएगा, दो उसके जो पेरेंट्स है वो ब्रिटिश है, ओके, लेकिन क्योंकि उसका जन्म इंडिया में हुआ था इसलिए उसको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। अगर वो आगे चलकर ब्रिटेन में चला गया और उसने ब्रिटेन की अगर सिटीजनशिप एक्वायर कर ली तो फिर उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगी। समझ रहे हो? मतलब सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर जुलाई 1987 से पहले आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो चाहे आपके पेरेंट्स किसी भी देश के सिटीजन हो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय बर्थ। सेकंड है कि अगर आप इंडिया में तो पैदा हुए हो लेकिन जुलाई 1, 1987 के बाद तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, उसके लिए क्या है कि ओनली इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब फॉर एग्जांपल सेम केस में अगर कोई बंदा जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ है तो उस टाइम पर जो क्राइटेरिया था, अगर पहले पैदा हुआ होता तो पेरेंट्स की सिटीजनशिप मायने नहीं रखती है, लेकिन जुलाई 1987 के बाद अगर पैदा हुआ है तो उसके पेरेंट्स में से दोनों में से कोई भी एक जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए उसके बर्थ के टाइम में, ओके। देन थर्ड क्या है कि बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर December 3, 2004, 2004 के बाद अगर बॉर्न हुआ है तो कब वो सिटीजन होगा, तो इस केस में क्या है, बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ whose parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant at the time of his birth। तो तीन केसेस है, एक तो 1987 से पहले अगर पैदा हुए तो डायरेक्टली सिटीजन बन जाओगे,
पेरेंट्स का सिटीजन होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। 1987 के बाद अगर पैदा हुआ है कोई बंदा तो उसका दोनों में से कोई भी एक पेरेंट सिटीजन होना चाहिए। 2004 के बाद अगर पैदा हुआ है दिसंबर 3 2004 के बाद, तो उस टाइम में क्या होना चाहिए, या तो दोनों जो पेरेंट्स है वो भारत के नागरिक होने चाहिए, या फिर एक भारत का नागरिक हो और दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट ना हो। इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश, इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, ऐसा ना हो। ओके, सिटीजन नहीं हुआ तो भी चलेगा इंडिया का, लेकिन इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। एक तो सिटीजन होना चाहिए माँ बाप में से कोई भी एक, लेकिन दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो इस तीनों चीजों पर ये बाय बर्थ का जो है जो लॉ है वो बताता है, जो प्रोविजन है वो बताता है। ओके, देन the children of foreign diplomats posted in India and enemy aliens cannot acquire Indian citizenship by birth। अब आपको लगेगा कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है वो तो एक्वायर कर पाएंगे, लेकिन ये ट्रिक खेल जाती है एमपीसीआई यूपीएससी कि चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, बाय बर्थ, बाय कुछ भी। तो इस केस में ध्यान रखिए फॉरेन डिप्लोमेट्स के भी चिल्ड्रन नहीं, और ना ही जो एनिमी एलियंस है। ये तो हम सबको पता चलेगा कि एनिमी एलियंस के तो जो चिल्ड्रन होंगे या कोई भी होगा वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते, लेकिन चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन जो डिप्लोमेट्स होते हैं पोस्टेड इन इंडिया, उनके भी चिल्ड्रन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को एक्वायर नहीं कर सकते। देन बाय डिसेंट। अब बाय डिसेंट जो है उसका अर्थ क्या है कि अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया। अब बॉर्न तो आउटसाइड हुआ है जनवरी 26 1950 के ऑन और आफ्टर, ओके, जनवरी 26 1950 के बाद अगर कोई आउटसाइड ऑफ इंडिया बॉर्न हुआ है, लेकिन बिफोर डिसम्बर, फिर से वही तारीख 1992, दिसंबर 10 1992, या पहले जो तारीख थी वो 87 की थी, अब 1992 है। ओके, तो 26 जनवरी के बाद पैदा हुआ है, लेकिन 1992 के पहले पैदा हुआ है, लेकिन भारत में नहीं पैदा हुआ है। बाय बर्थ कहता है कि आप अगर भारत में आपका जन्म हुआ, अगर आपका आउटसाइड कहीं पर जन्म हुआ हो, तो उस टाइम पर हिज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। उसका अगर पिता, क्योंकि अगर भारत के बाहर हुए हो तो ज्यादातर से उस टाइम पर क्या हुआ होता था कि बहुत सारे हमारे जो इंडियंस थे वो आउटसाइड ऑफ इंडिया मतलब फॉरेन टेरिटरीज में रहते थे, तो उस टाइम पर उनकी वहां पर शादियां भी हो चुकी थी। तो ऐसे लोगों के बच्चों को सिटीजनशिप देने के लिए एक्ट में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय पेरेंट है और उसके बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन उसका जन्म 26 जनवरी से 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में होना चाहिए। तब अगर उसका फादर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो उसको उस बच्चे को भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर वही बच्चा भारत के बाहर पैदा हुआ है लेकिन दिसंबर 10 1992 के बाद पैदा हुआ है, इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर दिसंबर 10 1992 के पहले हुआ है तो उसका फादर ही होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और 1992 के बाद अगर पैदा हुआ है तो दोनों में से कोई भी एक, फादर या मदर अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ये कहता है बाय डिसेंट। अब दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई पैदा हुआ है, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन काउंसुलेट विद इन 1 year of the date of his birth or with the permission of central government after the expiry of the said period। मतलब अगर दिसंबर 3 2004 के बाद अगर किसी का जन्म होता है भारत के बाहर, तो उसको जो है इंडियन काउंसुलेट में उसका नाम रजिस्टर करवाना होगा 1 साल के अंदर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन निकाल लीजिए अगर 1 साल से ज्यादा हुआ तो फिर भी आपको इंडियन काउंसुलेट में उसका नाम दर्ज करना पड़ेगा, तभी वो बच्चा सिटीजन ऑफ इंडिया हो पाएगा। ओके, तो ये कहता है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का अर्थ होता है कि आपका अगर जन्म भारत के बाहर हुआ है तो आप बाय डिसेंट इंडियन सिटीजनशिप कैसे बनोगे, ओके, कैसे एक्वायर करोगे। देन बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्टर करके आप सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हो, तो देखिए जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं POI, ओके, देन जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं वो जो है वो बाय बर्थ या फिर बाय डिसेंट अगर नहीं है, ओके, तो वो कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन, किसी ने एप्लीकेशन कर दिया
तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सिटीजनशिप दे सकता है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, अ POI पर्सन आउटसाइड इंडिया अगर कोई है, रिसाइडिंग इन इंडिया, ओके, फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, मतलब भारत में अगर वो 7 साल तक रह रहा है, अगर उसने एप्लीकेशन आज किया है और उससे पहले 7 साल से वो भारत में रह रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या देगी, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दे देगी। देन अ POI रेसिडेंट इन एनी कंट्री, ओके, पर्सन्स विथ इंडियन ओरिजिन अगर कोई है और वो किसी भी कंट्री में रह रहा है और प्लेस आउटसाइड द अनडिवाइडेड इंडिया, ओके, तो भी उसको क्या है, सिटीजनशिप मिल जाएगी। देन अगर वो एप्लीकेशन करता है तो देन मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी ने भारत की किसी सिटीजनशिप के सिटीजन के साथ मैरिज कर लिया है, इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, अगर ऐसे बंदे से आपने शादी कर ली है जो खुद 7 सालों से इंडिया में रह रहा है, तो उसके बाद अगर आप अप्लाई करोगे तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई सिटीजन है इंडिया का और उसके जो माइनर चिल्ड्रन है, माइनर मतलब 16-18 साल से नीचे जो है, वो अगर है, वो अगर अप्लाई कर देते हैं तो उनको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, फुल एज एंड कैपेसिटी मतलब 18 से ऊपर भी है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो पर्सन भी अगर अप्लाई करता है तो उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन से कैसे मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 7 साल, कोई भी बंदा अगर 7 साल से भारत में रह रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। या किसी ऐसे बंदे के साथ मैरिज कर लेता है जो खुद 7 साल से रह रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की के साथ मैरिज कर लेता है कोई बंदा और वो 7 साल से इंडिया में रह रही है, तो उसको तो सिटीजनशिप मिलनी है इंडिया की। तो उसके बाद उस बंदे को खुद को भी सिटीजनशिप मिल जाएगी क्योंकि उसने उस लड़की से शादी की है जो 7 सालों से रह रही है। ओके, देन अगर कोई बंदा है जिसका कोई माइनर चाइल्ड है, मतलब 18 एज से कम, तो उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी उस चाइल्ड को। देन फोर्थ है कि 18 से ऊपर भी अगर कोई है लेकिन उस बंदे के पेरेंट्स जो है वो खुद इंडियन सिटीजन है, तो वो बंदा अगर अप्लाई करता है तो बाय रजिस्ट्रेशन उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। देन बाय नेचुरलाइजेशन, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है में ऑन एप्लीकेशन अगर कोई कर देता है तो उसको नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट दे देती है, नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट, लेकिन वो कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। कब उसको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिलेगी, इफ हिज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जब उसका जन्म हुआ उस टाइम पर उसके पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। If he is a citizen of any country, he undertakes to renounce the citizenship of that country in an event of his application for Indian citizenship being accepted. अगर नेचुरलाइजेशन से आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए या कैसे भी चाहिए, तो उस टाइम पर है ना आपको आपकी जो भी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप है उसको रिनाउंस करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। देन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर आगे चलकर भारत कोई भी सीमा अपने अंदर मिला लेता है, इस हमारे प्यारे भारत के अंदर कर मिला लेता है, तो उस टेरिटरी में भारत की जो पार्लियामेंट होगी वो लॉ बनाएगी और वो कहेगी कि कौन कौन से सिटीजन जो है वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं इस टेरिटरी के जिसको हमने भारत में मिला है। ओके, सो जीओआई स्पेसिफाइज हु अमंग द पीपल ऑफ दैट टेरिटरी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी कि ये जो एक्वायर की गई टेरिटरी है इसमें से कौन कौन भारत का सिटीजन बनेगा, तो इसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सो देखिए 4-5 मीन्स है। पहला क्या है कि बाय बर्थ, देन बाय डिसेंट, देन बाय रजिस्ट्रेशन, then by naturalization, or then by acquiring territory, incorporation of territory. Okay, BDRNT. Okay, so by birth, by descent, by registration, by naturalization and by territory, acquisition of territory. तो ये 4 से 5 मीन्स है जिसके माध्यम से आप इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो। अब जो सिटीजनशिप है उसका लॉस कैसे हो सकता है, उसका टर्मिनेशन कैसे हो सकता है, तो उसके 3 मायने हैं, उसके 3 माध्यम है। एक तो बाय रिनंसिएशन, आप खुद ही सिटीजनशिप ऑफ इंडिया छोड़ सकते हो, अगर आपको किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेनी है तो बाय रिनंसिएशन मीन्स खुद छोड़ देना सिटीजनशिप को।
बाय टर्मिनेशन मतलब अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट जो है इंडिया की वो टर्मिनेट कर देती है फ्रॉम बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो खुद आपको सिटीजनशिप जो है आपकी छीन लेगी, टर्मिनेट कर देगी। या फिर थर्ड है कि बाय डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन मतलब क्या है? इट इज अ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। डिप्रीवेशन मतलब क्या? आपको कंपल्सरी छोड़नी पड़ेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप किन केसेस में डिप्राइव हो सकते हो आप सिटीजनशिप से? तो द सिटीजन हैज ऑब्टेन अ सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। डिप्राइव मतलब क्या? आप अगर आपने कुछ गलत किया है ना तो उस केस में आपकी डिप्राइव छीन ली जाएगी। टर्मिनेट मतलब क्या? आपको जैसे निष्कासित करते हैं ना उस प्रकार से टर्मिनेट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी और फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, मैं खुद ये चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, लेकिन डिप्राइव कब हो सकते हैं? गवर्नमेंट कब आपको डिप्राइव करेगी आपकी सिटीजनशिप से, मतलब निकाल देगी? या तो आपने फ्रॉड तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप ली है, या तो फिर द सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। ये अगर आप लॉयल्टी नहीं दिखाओगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, तो आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। आपको पता है कि संविधान में कहा है कि आपको जो है फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है कि आपको राष्ट्रगीत का सम्मान करना पड़ेगा, आपको राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर उनको जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है ना नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर कहा गया है। ओके, तो इस वजह से है ना कोई भी उठकर किसी भी मतलब राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर देता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इस एक्ट में कहा गया था कि जो सिटीजनशिप है वो चली जाएगी अगर आप संविधान के प्रति लॉयल्टी नहीं दिखाओगे तो। ओके, तो इस वजह से अगर आपने टीवी डिबेट्स में देखा होगा ना तो बोल देते कि संविधान का तो वो सम्मान करते हैं लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का नहीं, राष्ट्रीय गान का नहीं। तो क्यों करते हैं? इसका भी नहीं करते होंगे वो, लेकिन वो क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अगर वो संविधान का सम्मान नहीं करेंगे, लॉयल्टी नहीं करेंगे, तो उनकी सिटीजनशिप चली जा सकती है। इंडियन गवर्नमेंट उनको डिप्राइव कर सकती है इंडियन सिटीजनशिप से। तो उनको जानबूझकर मजबूर में ये करना पड़ता है। तो ऐसे जो लोग हैं ना जो कहते हैं कि हम संविधान की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं, लॉयल है उसके प्रति, तो इस वजह से बोलते हैं। ठीक है, और वही बोलते हैं कि हम राष्ट्रीय ध्वज या फिर राष्ट्रीय गान के प्रति लॉयल नहीं है, हम नहीं खड़े होंगे। So the citizen has unlawfully traded or communicated with the enemy during a war। अगर हमारा किसी भी राज्य के साथ, राष्ट्र के साथ अगर वॉर चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर अगर किसी एनिमी के साथ अगर कोई ट्रेड किया या कम्युनिकेशन हुआ है, ओके, रॉन्गफुल कम्युनिकेशन हुआ है, ओके, कोई अगर जानकारी साझा की है किसी ने, तो उस बार भी जो गवर्नमेंट है वो आपकी सिटीजनशिप छीन सकती है। देन द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years। अब ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सिटीजन जो है, कोई भी सिटीजन है, मैंने नेचुरलाइजेशन से अगर अप्लाई करके सिटीजनशिप ली है कि मैं 7 साल से भारत में रह रहा था और मैंने सिटीजनशिप ले ली, लेकिन उसके बाद अगले 5 सालों के अंदर अगर मुझे किसी फॉरेन टेरिटरी में जेल हो जाती है, ओके, फॉरेन टेरिटरी में जेल हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि मेरी जो सिटीजनशिप है वो डिप्राइव हो जाती है। ओके, द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ और नेचुरलाइजेशन, या तो रजिस्टर करके या नेचुरलाइजेशन से अगर मैंने सिटीजनशिप ली है और उसके 5 साल में ही, 5 साल के अंदर ही बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years, किसी भी कंट्री में मुझे 5 साल के अंदर 2 साल की अगर सजा हो गई, समझ रहे हो? मैंने रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप ली और जैसे ही सिटीजनशिप ली तो 5 साल के अंदर ही, अगले से 5 साल के अंदर मुझे 2 साल की सजा हो गई किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो मेरी जो सिटीजनशिप है वो चली जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छीन लेगी। देन द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आउट इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली। अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो लगातार 7 सालों से बाहर ही रह रहा है इंडिया के, तो सिटीजनशिप आपकी डिप्राइव हो सकती है। ओके, तो ये जो मीन्स है 4 से 5, इस पर एमसीक्यू भी बनते हैं कि बाय डिप्रीवेशन कैसे आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। बाय टर्मिनेशन से तो आपको पता चल गया कि किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली
तो आपको टर्मिनेट कर दिया, आपकी ऑटोमेटिकली चली गई। रेनन्सिएट मतलब क्या, आपने खुद ने ही सिटीजनशिप छोड़ दी क्योंकि आपको कहीं और सिटीजनशिप लेनी थी। तो ये 3 मीन्स है, बाय रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रिवेशन, मतलब RTD इसका एक्रोनिम है। ओके, तो सिटीजनशिप कैसे जा सकती है, ये बाय रेनन्सिएशन, छोड़ दो आप खुद, टर्मिनेशन खुद आपको टर्मिनेट किया जाएगा, या डिप्रिवेशन मतलब अगर आपने कुछ रॉन्गफुल तरीके से अगर सिटीजनशिप एक्वायर किए, या फिर आपने सिटीजनशिप एक्वायर करने के बाद RN से आप एक्वायर कर लिए, सपोज रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन, उसके तुरंत 5 सालों के अंदर आपको 2 साल की जेल होगी किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो आपकी चली जाएगी सिटीजनशिप। या फिर वॉर के टाइम पर अगर आपने जो भी एनिमी कंट्री है उसके साथ कोई कम्युनिकेशन रखा या ट्रेड किया, बिजनेस किया, तो उस केस में भी आपकी सिटीजनशिप चली जा सकती है। या फिर आपने संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाई तो भी आपकी चली जा सकती है सिटीजनशिप। या फिर आप 7 साल लगातार बाहर रह रहे हो इंडिया के, तो भी आपकी सिटीजनशिप सेंट्रल गवर्नमेंट छीन सकती है। ओके, सो by means of renunciation, termination and deprivation you may lose your citizenship. Then अब ये NRI क्या होता है, PIO क्या होता है, OCI कार्ड होल्डर क्या होता है, ये देखेंगे। एंड NRI मतलब क्या, नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब आप ही देखो कि नॉन रेसिडेंट इंडियन जो भारत में नहीं रह रहा है, एन इंडियन सिटीजन हु इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब अभी हमने देखा था कि अगर 7 साल बाहर रहोगे तो सिटीजनशिप चली जाएगी। इस वजह से जो लोग हैं ना, वो खुद को देखिए NRI बोलते हैं। ओके, उनको NRI बोला जाता है कि वो इंडियन सिटीजन तो नहीं है। ओके, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ऐसे इंडियन सिटीजन जो ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट। ठीक है, वो इंडियन सिटीजन तो है लेकिन इंडिया में नहीं रहते। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल यूएसए में रह रहे, 7 सालों से ज्यादा भी हो गए, 5 साल से ज्यादा भी हो गए, 7 साल से ज्यादा अगर हो गए तो सिटीजनशिप चली जाएगी अगर गवर्नमेंट चाहे तो। इसलिए क्या कहते हैं, वो खुद को NRI घोषित करते हैं, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन। उसके पास, उनके पास इंडियन पासपोर्ट तो है, वो सिटीजन तो है, लेकिन वो नॉन रेसिडेंट है, भारत में नहीं रहते। All benefits as well as available to Indian citizens subjected to notifications issued by the government from time to time. No visa required. All activities he or she is an Indian citizen. तो वो एज, क्योंकि सिटीजन ही है तो सब राइट्स उनको मिलते हैं, कोई वीजा नहीं लगता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं चलेगी। ओके, तो सभी जो बेनिफिट्स हम सिटीजन उठाते हैं वो सभी NRI को मिलेंगे, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बनाती उसके ऊपर। ओके, देन PIO मतलब क्या, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो ऋषि सुनाक है फॉर एग्जांपल, ओके, उसके बाद कोई भी अगर इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, कहा जाता है कि भाई ये इंडियन ओरिजिन का है। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, उसका कोई भी एंसेस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या कोई ना कोई तो भी इंडियन रहा होगा। ओके, अ पर्सन who or whose any of ancestor was an Indian national and who is presently holding another country's citizenship or nationality, that is he or she is holding foreign passport. तो बेस्ट एग्जांपल है अभी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ऋषि सुनाक। ओके, ये जो ऋषि सुनाक है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इनके पास पासपोर्ट भी है फॉरेन कंट्री का, ब्रिटेन का, क्योंकि खुद वो PM है वहां के। तो ऐसे पर्सन जिनके पास किसी अदर कंट्री का पासपोर्ट है लेकिन उनके कोई तो भी एंसेस्टर, उनके कोई तो भी ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी इंडियन सिटीजन रहा होगा, ऐसे लोगों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। नो स्पेसिफिक बेनिफिट एक्टिविटीज as per the type of visa obtained as per the Citizenship Act 1955. कोई भी स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलता है उनको। he or she has to be ordinarily resident in India for a period of 7 years before making an application for registration. अगर ये PIO है, persons of Indian origin है, तो इनके लिए 1955 का सिटीजनशिप जो एक्ट है उसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया था। उन्होंने सिर्फ कहा था कि अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करनी है तो आपको 7 साल तक भारत में रहना होगा बिफोर अप्लाइंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। ओके, देन अब OCI क्या है, ये तो समझ आ गया सर कि NRI क्या था। ये तो खुद इंडियन सिटीजन है, सिर्फ बाहर रहते, नॉन रेसिडेंट है, मतलब भारत में ना रहने वाले इंडियंस। PIO मतलब क्या, कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनका ओरिजिन इंडियन है। ओरिजिन मतलब क्या, मूल,
जिसे हम कहते हैं कि मूल उनका इंडियन है, मतलब उनका कोई तो भी एंसेस्टर इंडिया में रहा होगा, लेकिन अभी वो अदर कंट्री के सिटीजन है। ओके, उनके पास अदर कंट्री का पासपोर्ट है। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है? आता ही काय भानगड आहे बाबा, असं जेव्हा वाटेल, इफ यू थिंक लाइक दिस कि ओसीआई कार्ड होल्डर क्या होता है, तो ऐसा कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है एज अ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अगर किसी ने 1955 के एक्ट के अंतर्गत ओसीआई कार्ड होल्डर खुद को दर्ज किया होगा तो वो ओसीआई है। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया। अब ये जो रजिस्टर्ड कार्ड होल्डर है ना, जिनने खुद रजिस्टर किया है कि हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनको क्या होता है, लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पज रिक्वायर्ड अ स्पेशल परमिशन टू अंडरटेक रिसर्च वर्क इन इंडिया। ओके, अगर आपको भारत में किसी और पर्पज के लिए आना है तो आप लाइफ लॉन्ग आ सकते हो, ओके, बिना किसी वीजा के। ओके, लेकिन अगर आपको स्पेशल परमिशन कब लगेगी, जब आपको कोई रिसर्च वर्क करना होगा विद इन इंडिया, तब आपको स्पेशल परमिशन लगेगी। नहीं तो आप आपके जो भी आपका वीजा है उस पर आप कभी भी लाइफ लॉन्ग कभी भी आ सकते हो इंडिया में, कोई स्पेशल वीजा नहीं लगेगा, जो वीजा है एग्जिस्टिंग उसी पर आप आ सकते हो। लेकिन अगर आपको रिसर्च वर्क करना है तब आपको गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इनको क्या है, एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO। जो फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है ना, उसमें आप उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनको लाइफ लॉन्ग वीजा जो है उस पर परमिशन है कि आप कितने भी बार इंडिया को विजिट कर सकते हो। तो ये बेनिफिट्स है ओसीआई की, ओसीआई कार्ड होल्डर्स की। देन पैरिटी विथ नॉन रेसिडेंट इंडियंस in respect of all facilities available to them, economic, financial, educational fields except in matters relating to the acquisition of agricultural or plantation properties। मतलब आप यहाँ पर जमीन या फिर प्लांटेशन वगैरह नहीं कर सकते हो, बाकी की जो चीजें है वो आप इंजॉय कर सकते हो। देन ट्रीटेड एट पार विथ नॉन रेसिडेंट इंडियन, एज ए एनआरआई ही उनको हम ट्रीट करते हैं इन द मैटर ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। ओके, अब जब एडॉप्शन की बात आती है ना, चाइल्ड्स को एडॉप्ट करने की, तो जैसे नॉन रेसिडेंट इंडियन है जिनको हम इंडियन सिटीजन भी कहते हैं, उनके जो मतलब जैसा उनको डील किया जाता है उसी प्रकार से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को भी डील किया जाता है। देन ट्रीटेड एट पार विथ रेसिडेंट इंडियन नेशनल्स इन द मैटर ऑफ टेरिफ एंड एयरफेयर्स एंड डोमेस्टिक। मतलब जैसे हमको टिकट्स वगैरह लगते हैं उसी प्रकार से उनको लगता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर आप ओसीआई कार्ड होल्डर हो तो आपको ये फैसिलिटीज मिलती है। ओके, जैसे नॉन रेसिडेंट इंडियन को मिलती है उसी प्रकार से आपको भी मिलती है। सेम वीजा पर आपको कितनी भी बार इंडिया में मतलब आपका आना जाना हो सकता है, लेकिन आपको रिसर्च वर्क अगर करना है तो इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इनके पास भी इंडिया की सिटीजनशिप नहीं हो सकती, क्योंकि वीजा है, इसका मतलब है इनके पास भी फॉरेन सिटीजनशिप होगी। देन अब ये जो आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इन आर्टिकल में दिया क्या है। अब ये जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू सिटीजनशिप है। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किन किन को सिटीजनशिप मिलेगी। सिटीजनशिप क्या है, जब 26 जनवरी को 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, हमने अडॉप्ट किया था, इनैक्ट किया था, तो उस टाइम पर सिटीजनशिप किस किस को मिली थी उसके बारे में आर्टिकल 5 बताता है। आर्टिकल 6 क्या बताता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अगर कोई पाकिस्तान से भारत में आया है, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, तो उनके जो भी अधिकार है उस सिटीजन के, वो क्या क्या है, वो इसके बारे में आर्टिकल 6 में बताया गया। आर्टिकल 7 क्या बताता है कि राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से इंडिया जो माइग्रेंट्स आए हैं उनके अधिकार। 7th में बताया है कि इंडिया से अगर कोई पाकिस्तान में गया तो उनके राइट्स क्या है। 8th में क्या कहा है, राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अभी हमने कहा कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो भारत के बाहर रह रहे हैं उनके क्या राइट्स होंगे। ओके, पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं, वो आर्टिकल 5 में। 6 में पाकिस्तान से भारत में जो आ गए उनके राइट्स क्या है,
सेवंथ में जो भारत में से पाकिस्तान चले गए उनके राइट्स क्या है, और जो पाकिस्तान भी नहीं गए, भारत में से किसी और कंट्री में गए, तो वो जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या फिर जो ऑलरेडी जब हमारा भारत जो है स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले ही बाहर रह रहे, तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, तो उनके राइट्स जो है वो आर्टिकल 8 में कहे गए। देन आर्टिकल 9 डील्स विद persons voluntarily acquiring citizenship of foreign state not to be citizens। ऐसे जो पर्सन्स है जिन्होंने वॉलंटरीली खुद ही अपनी ही सहमति से किसी और फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, तो ऐसे जो सिटीजन्स है उनकी सिटीजनशिप रद्द हो जाएगी, स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। ओके, ऐसे जो फॉरेन स्टेट की जो सिटीजनशिप ली है उन सभी लोगों की सिटीजनशिप खुद ही ऑटोमेटिकली हम मतलब अब नहीं रहेगी, ये आर्टिकल 9 हमें बताता है। ओके, सो पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, ये हमें बोलता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 क्या बताता है कि कंटिन्यूस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के क्या राइट्स है, ये हमें आर्टिकल 10 बताता है। देन आर्टिकल 11 क्या बताता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल 11 हमें पावर देता है हमारे पार्लियामेंट को कि आप सिटीजनशिप के किसी भी मैटर पर लॉ बना सकते हो, इसलिए कहा गया है 11th में कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। लॉ बनाकर आप सिटीजनशिप के जो राइट्स है, अधिकार है, इसे आप रेगुलेट कर सकते हो, ऐसा पार्लियामेंट को आर्टिकल 11 के तहत पावर मिलती है। अब देखिए दोस्तों, लास्ट जो है वो पॉइंट है कि सीएए क्या था। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था फॉर सिटीजनशिप, तो इसे कहा जाता है सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, ये हुआ था 2019 में। अब जो सीएए क्या है वो प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप, किस किस को सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, अब आप सभी को पता होगा कि 2019 में इसके ऊपर बहुत ज्यादा हल हल्ला हुआ था। तो इसने 6 जो धर्म है मुस्लिम धर्म को छोड़कर बाकी के जो भी 6 हिंदू धर्म है, फॉर एग्जाम्पल हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस, सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर जो भारत में बाकी के सभी धर्म है ना, हिंदू, मुस्लिम, मुस्लिम छोड़कर हिंदू, बौद्ध, पारसी, सिख, क्रिश्चियन, इन सभी धर्मों को है ना हमने सिटीजनशिप एक्वायर हो सकती है ऐसा प्रावधान किया था। तो इसमें क्या कहा था कि रिलीजन्स बेसिस टू 6 अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज। ओके, हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज, क्रिश्चियंस, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट ना भी हो, अगर वो 3 कंट्री से आए हो, फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। ओके, अगर वो बाप से आए हो मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तभी भी उनको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दी जाएगी। हु एंटर्ड इन इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, या तो 31 दिसंबर 2014 को आए या उससे पहले अगर आ चुके हैं तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी 6 जो है रिलीजन के बेसिस पर। कौन से रिलीजन से? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियन, मुस्लिम को छोड़कर। ठीक, इट exempts the member of 6 communities from any criminal case under Foreigners Act 1946 and Passport Act 1920। ठीक, associated with concern CAA। अब CAA के साथ क्या कंसर्न जुड़े हैं, तो CAA में सबसे पहला तो यही है कि टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुस्लिम्स, कि एक ही कम्युनिटी को आपने टारगेट किया है, मुस्लिम्स, उनको ही सिर्फ आपने सिटीजनशिप नहीं दी है। देन इश्यूज इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या इशू था कि जो आसाम अकॉर्ड था उसके अंतर्गत क्या बताया गया था कि विच स्टेट्स दैट इलीगल जो भी माइग्रेंट्स है इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे उनका रिलीजन कोई भी हो, लेकिन अगर वो इलीगल माइग्रेंट है हेडिंग फ्रॉम बांग्लादेश, अगर वो बांग्लादेश से आए हैं आफ्टर 25 मार्च 1971, तो उनको जो है ना वो डिपोर्ट किया जाएगा फिर से बांग्लादेश में, ऐसा आसाम अकॉर्ड 1985 में कहा गया था। और इसी को आसाम का समझौता भी कहा जाता है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ हुआ था कि कोई भी इलीगल माइग्रेंट अगर बांग्लादेश से आया है 25 मार्च 1971 के बाद, तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा बांग्लादेश में फिर से। ओके, देन अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, अब अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स कैसे है कि आर्टिकल जो 14 है जो हमें इक्वालिटी प्रदान करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी
एंड इज अप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, क्योंकि हमने अभी देखा कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉय कर सकते हैं, इनको छोड़कर बाकी सब दोनों भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आर्टिकल 14 तो इसके अंदर नहीं आता, तो आर्टिकल 14 जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया भी एंजॉय करते हैं और जो नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है वो भी एंजॉय करते हैं। तो आर्टिकल 14 तो कहता है कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ओके, तो सबको इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वेलिटी मिलेगी लॉ के ऊपर। तो ये जो आर्टिकल है इसको वायलेट करता है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म है कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलेंगे, एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी वायलेट करता है। डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर मतलब क्या है, भेदभाव करता है। कि जो रोहिंग्या फ्रॉम म्यांमार है, क्योंकि आपने तो 3 कंट्री से बताया, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, लेकिन जो रोहिंग्या आ रहे हैं जिन पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है फ्रॉम म्यांमार, तो इनको तो आपने कंसिडर नहीं किया, दे आर नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट, ओके। देन डिफिकल्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, अब डिफिकल्टी क्या हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑलरेडी तो भैया 140 करोड़ की जनसंख्या है, ऊपर से आप इनको और लेके आ रहे हो, तो एडमिनिस्ट्रेट कैसे करोगे? इट विल बी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इलीगल माइग्रेंट्स एंड दोज परसिक्यूटेड। अब आप ये तो नहीं पता कर पाओगे कि कौन इलीगल है और कौन परसिक्यूटेड है, क्योंकि ये जो एक्ट है वो परसिक्यूटेड अगर ये है, ये 6 धर्मों के अगर लोग हैं जिनका परसिक्यूशन हुआ है, परसिक्यूशन मतलब क्या, उनको उनके देश ने निष्कासित कर दिया, निकाल दिया बाहर, ओके, तो उस बेसिस पर इनको हम क्या करेंगे, सिटीजनशिप देंगे। तो कौन परसिक्यूटेड है कि इनको बाहर निकाल दिया और कौन इलीगल माइग्रेंट है, इलीगली कौन घुस के आया है, इनमें से आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ये डिफिकल्टी है ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देन हैम्परिंग बायोलैटरल टाइज, अब ये जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश है, इनके साथ ऑलरेडी आपने बोल दिया कि इनकी तो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम है और आप इनमें से जो भी माइनॉरिटीज है, ओके, उनका परसिक्यूशन हो रहा है, इसलिए आप ले रहे हो आपके अंदर, ओके, हमारे इंडिया में, तो इनके साथ जो है बायोलैटरल टाइज भी बिगड़ सकते हैं। तो ऐसा इस एक्ट का जो है कंसर्न है इस एक्ट के साथ, ओके। सो ये एक्ट बना था 2019 में और भारी विवाद में रहा था इन कारणों की वजह से, तो इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। सो देखिए गाइज, ये था हमारा सिटीजनशिप चैप्टर। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और समय तो काफी हो चुका है। सो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।